बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मेजर जो पोर्शन है वो रीफॉर्मिंग का डिस्कस करना है। लेकिन रीफॉर्मिंग को डिस्कस करने से पहले हमें उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, पहले उसके बैकग्राउंड नॉलेज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास हेडलाइंस है वो है नॉकिंग। व्हाट इज़ नॉकिंग? नाम से जाहिर है किसी चीज़ को खटखटाना। हमारे पास नॉकिंग का की जो टर्म्स है ये हम तौर पे इंजन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर जिस वक्त इंजन के अंदर बर्निंग ऑफ पेट्रोल हो और उसके अंदर से ऐसी आवाज़ आए जैसे किसी लोहे को हम टच करते हैं, तो उस तरह की आवाज़ को हम कहते हैं ये नॉकिंग है। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ शार्प मेटेलिक साउंड। जैसे आपने किसी लोहे को मारा तो लोहे को मारने से जो आवाज़ पैदा होती है वो मेटेलिक साउंड है, शार्प मेटेलिक साउंड। तो सबसे पहले हमारे इंजन से ये शार्प मेटेलिक साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू कंबशन ऑफ लो क्वालिटी फ्यूल्स। जब कंबशन होती है लो क्वालिटी फ्यूल की, यानी जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। अब क्वालिटी ऑफ फ्यूल से क्या मुराद है, इसको तो हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नॉकिंग प्रोड्यूस कब होती है, यानी वो कौन सी कंडीशन है जिसमें नॉकिंग प्रोड्यूस होती है। पहले इसको समझने से पहले जो इंजन की वर्किंग है उसको आप लोगों ने समझना है कि इंजन में वर्किंग कैसे हो रही है, फिर नॉकिंग किस वक्त प्रोड्यूस होगी। सबसे पहले मैंने इसको सिंपल सा इंजन ड्रा किया है। अगर इंजन के हम जो हमारी डिस्कशन से रिलेटेड पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम ये वाला, इसको हम कहते हैं ये इनलेट वाल्व है कि इसके ज़रिए से हमारा फ्यूल इंजन के अंदर आएगा। ये आउटलेट है, इससे जो फ्यूल की कंबशन होगी उसके बाद जो उसकी कंबशन के बाद जो गैसेस प्रोड्यूस होंगे, जो वेस्ट गैसेस हैं, वो इसके ज़रिए से बाहर निकलेंगी। ये हमारा प्लग है, जो मेन फोकस जिस पे हमारा होगा प्लग, कि जिसने स्पार्किंग के बाद जो फ्यूल है उसको आग लगानी है या उसकी कंबशन करनी है। यहाँ हमारा होता है पिस्टन, ये सपोज हम कहते हैं पिस्टन है। उसके बाद ये कनेक्टेड होता है शाफ्ट के साथ। अब होता क्या, इस शाफ्ट के मूवमेंट से जो पिस्टन है वो ऊपर और नीचे जाता है, जिससे यहाँ मौजूद जो एयर है, फ्यूल है, उसकी कंप्रेशन होगी, एक्सपेंशन होगी। तो ये बुनियादी पार्ट्स हैं जो हमारे एक इंजन के अंदर मौजूद होते हैं। अब सबसे पहले होगा क्या, सपोज मैं कर लेता हूँ कि मेरा ये जो हाथ है ये पिस्टन का काम कर रहा है, ताकि आपको थोड़ी सी एनिमेशन की तरह की समझ आए। तो ये हमारा यहाँ जो लास्ट स्ट्रोक है, उसके बाद ये पिस्टन जब नीचे आ रहा होता है तो इनलेट वॉल से पेट्रोल अंदर आना शुरू हो जाते हैं ऐसे, यानी जो पेट्रोल आ रहा होता है हमारे पास, जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है। अब जब ये फ्यूल से भर जाता है तो अब हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा और इस पेट्रोल को कंप्रेस करेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ इंजन वर्किंग, कंप्रेशन ऑफ फ्यूल्स। और यही कंप्रेशन ऑफ फ्यूल्स है जो इंजन की एफिशिएंसी भी बता रही होती है, कंप्रेशन ऑफ फ्यूल्स। जब फ्यूल कंप्रेस हो जाएगा तो फिर उसको आग लगेगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक एक्सप्लोजन होगा। उस एक्सप्लोजन की वजह से पिस्टन तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा और ये सारा आगे कनेक्शन टायर्स के साथ होता है। अब यहाँ जो ये फ्यूल था, अब कंबशन के बाद ये वेस्ट गैसेस में कन्वर्ट हुआ तो पिस्टन दोबारा वापस आएगा और वो जो गैसेस हैं वो इसके ज़रिए से बाहर निकल जाएगी। अब फिर दोबारा नीचे की तरफ आएगा फ्यूल, इसके अंदर आप कह सकते हैं फिलिंग ऑफ फ्यूल होगी, कंप्रेशन होगी, उसके बाद स्पार्किंग होगी, ये नीचे की तरफ आएगा, फिर ऊपर जाएगा, गैस बाहर। तो ये हमारे पास सिंपल वर्किंग हो रही है इंजन के अंदर। अब नॉकिंग कब प्रोड्यूस होती है? अब होता क्या है कि जैसे हमने कहा कि फ्यूल अंदर आएगा और पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। अब पिस्टन ने जब गैस को कंप्रेस करना है तो कंप्रेशन के बाद प्लग ने फायर करना है। लेकिन अगर लो क्वालिटी का फ्यूल हो तो बाज़ दफ़ा कंप्रेशन से ही इतनी हीट जनरेट हो जाती कि उसमें आग लग जाती। अभी जो प्लग है उसने स्पार्किंग नहीं की, उससे पहले आग लग जाती है।
तो जिसकी वजह से हमारे पास जो पिस्टन की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है और हमें साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो इस साउंड को हम कहते हैं ये नॉकिंग है। यानी आप ये समझ लें कि अगर हम इसका काज को डिस्कस करें तो काज ये कहता है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल इन कंबशन बिफोर स्पार्किंग प्लग फायर्स, कि अगर हमारे पास बर्निंग ऑफ फ्यूल कंबशन बिफोर स्पार्क प्लग फायर, कि स्पार्क जो प्लग है वो फायरिंग करने से पहले, उसकी स्पार्किंग से पहले अगर हमारा फ्यूल कंबशन कर जाए, उसको आग लग जाए, तो वो हमारे पास फिर नॉकिंग की साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ये तो हमारा पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? जाहिर बात है, रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, और बाद दफ़ा ये होता है कि मे बी द डैमेज द पार्ट्स ऑफ इंजन। तो इसका मतलब है कि ये जो नॉकिंग वाली साउंड है, अगर ये मुसलसल प्रोड्यूस हो रही है तो हमारी इंजन की एफिशिएंसी भी ख़राब होगी, और दूसरा क्योंकि एक सीक्वेंस से काम हो रहा हो तो उसमें एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। अगर उसमें थोड़ी सी रैंडमनेस आ जाए तो फिर आप कह सकते हैं एफिशिएंसी के ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इंजन के जो पार्ट्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो ज़रूरत किस बात की है कि इस नॉकिंग की साउंड को ख़त्म किया जाए। नॉकिंग की साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रही है? लो क्वालिटी फ्यूल की वजह से। लो क्वालिटी फ्यूल की वजह से, जैसे हमारे पास जो पेट्रोलियम की हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे हासिल होने वाली जो गैसोलीन है वो थोड़ी सी लिटिल बिट लो क्वालिटी की होती है, लो क्वालिटी की होती है। तो हमारा मकसद क्या होगा कि हमने इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो इम्प्रूवमेंट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखना यह है कि क्वालिटी ऑफ फ्यूल जज कैसे की जाती है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ऑक्टेन नंबर, या इसको ऑक्टेन रेटिंग भी हम कह सकते हैं। ऑक्टेन रेटिंग, ऑक्टेन रेटिंग। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अच्छा, डेफिनेशन इसकी हम बाद में करेंगे, पहले आपने ऑक्टेन नंबर की इंपॉर्टेंस समझनी। इंपॉर्टेंस क्या? अभी डिस्कस किया कि जब क्वालिटी ख़राब हो पेट्रोल की तो नॉकिंग की साउंड प्रोड्यूस होती है, इंजन की एफिशिएंसी भी ख़राब हो जाती है और डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास ऑक्टेन नंबर इंजन की क्वालिटी को बता रहा होता है। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ फ्यूल क्वालिटी। यानी एक हमने इक्वेशन टाइप लिखा है कि अगर ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा फ्यूल की क्वालिटी बढ़ेगी तो नॉकिंग कम होगी। यानी ऑक्टेन नंबर इज रेसिप्रोकल टू नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी। ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा क्वालिटी बढ़ेगी, ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा नॉकिंग कम होगी। अब ये जो हमारे पास ऑक्टेन नंबर किन मॉलिक्यूल का ज़्यादा होते हैं, वो कंपाउंड जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, उनका ऑक्टेन नंबर थोड़ा कम होता है। जो ब्रांच्ड होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। इसकी क्या लॉजिक है? हमारे पास अगर सपोज देखो कि ये मेरा बाजू है, अगर मैं इस बाजू को कॉम्प्रेक्स करने की कोशिश करूं और दरमियान में जॉइंट ना हो तो जल्दी टूटने के चांस होते हैं, ठीक है। और हमारे पास लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी ब्रांचिंग हो ऐसे, तो जिस वक्त मैं इस बाजू को कॉम्प्रेक्स करूंगा तो ये इस तरह पैक इसके मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो टूटने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। तो सेम स्ट्रेट चेन है वो, उनको कंबशन उनकी जल्दी हो जाती है। दूसरी जब ब्रांच चेन है, जब उनको कंप्रेस किया जाता है तो आपस में उनके मॉलिक्यूल, उनकी स्पेसेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो पैकिंग में चले जाते हैं। उस पैकिंग की वजह से उनको जो कंबशन है, कंप्रेशन से उनकी कंबशन आमतौर पे नहीं होती। हाँ, जब स्पार्किंग होती है फिर उनसे उसकी क्या होती है? कंबशन होती है। तो स्ट्रेट चेन दे हैव हाई ऑक्टेन नंबर और ब्रांच चेन दे हैव ग्रेटर ऑक्टेन नंबर। अब ऑक्टेन नंबर है क्या? हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है आइसो ऑक्टेन। इसको 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन भी कह सकते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, वैसे हम आगे यानी जब प्रॉपरली क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को शुरू करेंगे तो इसमें हम नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर में फिर आपको ये जो नेमिंग है इनके रूल्स बताए जाएंगे, जिससे आप इसको नाम देना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। बहरहाल ये तो इतना मुश्किल नहीं है, तो सामने नज़र भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम पेंटेन के लिए 5 कार्बन ड्रा कर लेते हैं, फिर इनको नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद 2,2,4 ट्राई मिथाइल, तो 3 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं दूसरी पोजीशन पे और 1 मिथाइल ग्रुप लगाना है चौथी पोजीशन पे।
अब आपने कार्बन की वैलेंसी 4 को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगाने, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे और इसके साथ 3 लगेंगे और इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगेगा। तो ये जो 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन है, इसको आइसोऑक्टेन भी हम कह सकते हैं, और ये वो कंपाउंड है जिसका हमारे पास ऑक्टेन नंबर 100 होता है। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आइसोऑक्टेन की फ्यूल के अंदर होगी उतनी ही एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल बढ़ जाएगी। तो इसको हम डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, द परसेंटेज, ये परसेंटेज बाई वॉल्यूम आपने समझनी है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ आइसोऑक्टेन इन फ्लूइड। तो ये हमारे पास बन जाएगा ऑक्टेन नंबर। तो जितनी ज़्यादा ऑक्टेन नंबर बढ़ता जाएगा, जो फ्यूल की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। वजह क्या है? क्योंकि ये हाई ऑक्टेन नंबर रखने वाला जो फ्यूल होता है, इट बर्न स्मूथली इन इंजन, कि जो इंजन के अंदर वो बर्न करेगा बड़े स्मूथली। दूसरी चीज़, इंजन की एफिशिएंसी बढ़ेगी और इंजन का जो डैमेज होने के चांसेस है वो कम से कम हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, ऑक्टेन नंबर को हम मेजर कैसे करते हैं? हमारे पास एक कंपाउंड है जो बिल्कुल 0 ऑक्टेन नंबर रखता है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल हेप्टेन। यानी हेप्टेन 7 कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन की स्ट्रेट चेन है, ये 7 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन ऐसे, तो इसके साथ ही हमने हाइड्रोजन अटैच कर दी। ये वो मॉलिक्यूल है जिसका ऑक्टेन नंबर 0 है। क्लियर? अगर हम कोई ऐसा मिक्सचर तैयार करें जिसमें हमारे पास नॉर्मल हेप्टेन, उसका जो वॉल्यूम हो 70 हो, और आइसोऑक्टेन उसका वॉल्यूम हमारे पास 30 हो, तो इस मिक्सचर का ऑक्टेन नंबर होगा 30%। 30 इसका ऑक्टेन नंबर होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसोऑक्टेन इन फ्यूल, तो ये क्या कहलाती है? ऑक्टेन नंबर कहलाते हैं। अब इसी तरह हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन के नॉर्मल हेप्टेन और आइसोऑक्टेन के मिक्सचर तैयार करते हैं। फिर इनको 1 बाय 1 हम नॉकिंग, जो मीटर होता है जिससे नॉकिंग चेक की जाती है किसी भी फ्यूल की, उसमें हम डाल रहे होते हैं और वैल्यूज़ हमारे पास आ रही होती है। फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी फ्यूल आए, हम उसी मीटर के अंदर जिसमें हमने इस मिक्सचर की मुख्तलिफ किस्म की परसेंटेज को चेक करके वैल्यू हासिल कर ली थी, फिर हम क्या करते हैं किसी भी फ्यूल को हम उसमें डालते हैं, तो जो वैल्यू आई, सपोज मैं कहता हूँ कि हमारी एक फ्यूल की वैल्यू इस मिक्सचर के वैल्यू के बराबर थी, तो इसका मतलब ये है कि उस मिक्सचर का उस फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो 30। यानी ये वाले जो मिक्सचर है ये हमारे रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद फिर जितने भी फ्यूल्स आते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी फ्यूल्स हैं वो सेम ऑक्टेन नंबर नहीं रखते, इवन जो डिफरेंट कंपनीज के पेट्रोल्स होते हैं उनका भी जो ऑक्टेन नंबर है वो सेम नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रेफरेंसेस आते हैं इस मिक्सचर के ज़रिए से वैल्यूज़ के, तो उन वैल्यूज़ के रेफरेंसेस को हम बुनियाद बना के हम चेक कर रहे होते हैं किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर। लेकिन रूल हमेशा यही होगा कि ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, क्वालिटी ज़्यादा होगी, नॉकिंग कम होगी। अच्छा, यहाँ एक और बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जिस वक्त हम बात करते हैं ना नॉर्मल हेप्टेन 0 है और ऑक्टेन जो हम आइसोऑक्टेन है वो 100 ऑक्टेन नंबर रखती है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि 0 से कम भी हो सकते हैं और 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं नोनैन, इसका आई थिंक -45 ऑक्टेन नंबर है। लेकिन अगर मैं बात करूं टॉलिन की तो इसका 118। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट की, मुख्तलिफ किस्म की जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की है वो मुख्तलिफ आ सकती हैं। तो बहरहाल हमारा ओवरऑल 2 बातें हमने डिस्कस कर ली है। नॉकिंग क्यों प्रोड्यूस होती है? ऐसे पेट्रोल की वजह से प्रोड्यूस होती है जिसमें आप कह सकते हो ऑक्टेन नंबर कम हो, और अगर हम चाहते हैं कि किसी फ्यूल की क्वालिटी बढ़ाना तो हमें उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो रीफॉर्मिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास ऑक्टेन नंबर किसी का इम्प्रूव किया जाता है। हमने डिस्कस किया जो ब्रांच चेन होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, या साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, या एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ये मुख्तलिफ क्लासेस हैं जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उनका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। तो वो प्रोसेस जिसमें ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव किया जाता है, स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में या साइक्लिक में या एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके उसकी ऑक्टेन नंबर को बढ़ाया जाता है, उसको हम कहते हैं रीफॉर्मिंग का मतलब क्या हो?
एक तो हमने कंपाउंड बनाया, उसको हम कहते हैं फॉर्मेशन, लेकिन एक ऑलरेडी कंपाउंड मौजूद है उसके अंदर हम उसकी शेप को बदलें तो ये कहलाता है रीफॉर्मिंग। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, ये इसकी फॉर्मेशन है नेचर में हुई है या सिंथेटिकली हुई है, लेकिन जब हमने इसको मज़ीद ऑर्गेनाइज करके इस कंपाउंड में कन्वर्ट किया तो ये रीफॉर्मिंग है। रीफॉर्मिंग का मतलब ये है कि बनी हुई चीज़ को दोबारा मॉडिफाई करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना लेना। तो प्रोसेस कैसे होगा कि जो हमारे पास चेन हाइड्रोकार्बन होगा उसको हमने ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, उसको गर्म करना है। गर्म करने के लिए एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि अगर हमने उसको डायरेक्टली हवा की मौजूदगी में गर्म कर दिया तो हमारे पास उसको हम कहेंगे कंबशन। और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो आमतौर पे इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो प्लाटिनम इस्तेमाल होता है, प्लाटिनम इस्तेमाल होता है। तो जिस वक्त हम इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो ब्रांच चेन होगा। तो जैसे यहाँ हमने नॉर्मल ऑक्टेन को गर्म किया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम तो उसकी वजह से हमारे पास क्या बना है, आइसो ऑक्टेन। तो आइसो ऑक्टेन ये आप कह सकते हैं साइंटिफिक जो नॉमेनक्लेचर की जो इसको आप कह सकते हैं सिंपल नेम है, लेकिन जिस वक्त हम साइंटिफिक जो नॉमेनक्लेचर वाला नेम की बात करेंगे वो 2,2,4 ट्राईमिथाइल, इसको हम कहते हैं आयुपेक नेम। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये वो इदारा है जो डिफरेंट किस्म के केमिकल्स को नेमिंग के लिए रूल्स तय करता है। तो बहरहाल आयुपेक नेम इसका ये है और जो कॉमन नेम है वो इसका आइसो ऑक्टेन है। उसके बाद दफ़ा पेट्रोल में एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं टेट्रा इथाइल लेड। तो नाम से जाहिर है टेट्रा 4 को कहते हैं, इथाइल इथेन से निकला है, C2H6 ये इथाइल है, लेकिन जब हम इसकी बॉन्डिंग करेंगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। और लेड इसका सिंबल है Pb। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, C254 के 4 इथाइल ग्रुप और दरमियान लेड। अगर हम इसको ओपन स्ट्रक्चर लिखें, देखिए यहाँ थोड़ा सा, ये मैंने इसका ओपन स्ट्रक्चर लिख दिया, C2H5 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 C2H5। अब होता क्या, अगर हम इसको ब्लेंडिंग विद फ्यूल करें, गैसोलीन जैसे हमारे पास है, अगर इसकी गैसोलीन के साथ इसकी ब्लेंडिंग करें, पेट्रोल के साथ इसकी ब्लेंडिंग करें तो होगा क्या कि जिस वक्त इसको कॉम्प्लेक्स किया जाए तो इसके ये वाले जो बॉन्ड है ना ये टूट जाता है, जिससे इथाइल के जो मालिक्यूलर रिलीज। अब ये ऐसे हमारे पास कंपाउंड है जिसकी आसानी से कम्बशन नहीं होती, यानी कंप्रेशन से इसकी कम्बशन नहीं होती, जिसकी वजह से ओवरऑल फ्यूल की उस वक्त तक कम्बशन नहीं होगी जिस वक्त स्पार्क फायर नहीं करेगा, या स्पार्किंग जो प्लग है हमारे पास वो फायर नहीं करेगा। तो चूंकि जब तक प्लग की स्पार्किंग के बाद जब तक कम्बशन ना हो तो वो हम कहते हैं कि वो नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है, चूंकि ये नॉकिंग से बचाता है, बिफोर प्लग फायरिंग कम्बशन से बचाता है, नॉकिंग नहीं होगी, इस वजह से इसको हम कहते हैं ये एंटी नॉकिंग एजेंट है। ये क्या है, एंटी नॉकिंग एजेंट। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब कम्बशन होती है तो जो ऑक्सीजन आती है वो इसके साथ लेड ऑक्साइड बनाती है और बाद में ये लेड में जब कन्वर्ट होता है तो लेड जब बाहर जाती है, लेड इज़ ए हैवी मेटल्स, और हैवी मेटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कार्सिनोजेनिक, वो कैंसर काजिंग होते हैं। तो इस वजह से जो लेड है जितने ज़्यादा आप कह सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में होगा उसकी वजह से एयर पोल्यूशन काज होगी। तो इसका बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक्स है। तो काफ़ी सारे मुल्कों में तो लेडिड पेट्रोल पर बैन है, लेकिन दूसरे भी तरीके हैं जिसमें रीफॉर्मिंग के ज़रिए से हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें लेड इस्तेमाल ना हो। बहरहाल आपकी बुक में चूँकि इसका जिक्र है और हमारे मुल्क में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है, इस वजह से इसको भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जहन में रखना है। तो ये हमारा एक आर्टिकल है रीफॉर्मिंग, ओवरऑल इसका टाइटल रीफॉर्मिंग था, लेकिन हमने स्टार्ट कैसे किया कि रीफॉर्मिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है, कि इंजन में नॉकिंग होती है। नॉकिंग क्यों होती है, क्वालिटी कम होने की वजह से। क्वालिटी का इंडिकेटर ऑक्टेन नंबर है। अब इस ऑक्टेन नंबर को हम क्या करते हैं, रीफॉर्मिंग के ज़रिए से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो रीफॉर्मिंग का ओवरऑल मकसद क्या बनेगा, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। जितने अच्छा क्वालिटी का फ्यूल होगा उतने ही हमारे इंजन को आप कह सकते हैं उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, उसके ख़राब होने के चांसेस भी कम होंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। अगले लेक्चर से प्रॉपर हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन वगैरह को शुरू करेंगे, जिसको हम कहते हैं हम जो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको ट्रू अंदाज में हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।